Hello students, this is KN Study Point. I am Preeti ma'am and this is a special class for TGT English. Students, हम लोग चल रहे थे इंग्लिश लिटरेचर में टर्म्स, फॉर्म्स एंड मूवमेंट की सीरीज को लेकर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने 105 टर्म्स पढ़े। इसके बाद आज 106 से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इसमें टर्म्स भी हैं, कुछ फॉर्म्स भी हैं और कुछ मूवमेंट्स भी हैं। ठीक है, तो इन सबको हमको मिक्स करके जो कुछ कंसेप्ट्स हैं उनको पहले क्लियर करना है, उनको अच्छी तरह से समझना है। इसके बाद ये सारे टर्म्स, फॉर्म्स एंड मूवमेंट जब आप पढ़ लेंगे, इसके बाद आपको क्वेश्चंस की सीरीज प्रोवाइड कराई जाएगी और आप उन क्वेश्चंस को अपने आप से सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपके सॉल्व करने के बाद में मैं आपको उनके आंसर्स प्रोवाइड कराऊंगी विद क्लास, यानी कि क्लास में मैं उन सारे आंसर्स को मैं इस तरह की क्लास आपको एक प्रोवाइड करूंगी जिसमें मैं उन सारे क्वेश्चंस को उनके आंसर्स के साथ में इलेबोरेट करूंगी। लेकिन उससे पहले आपको अपने आप से सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने होंगे। ठीक है, तो अभी बहुत ज्यादा नहीं बचा है, थोड़ा सा ही बचा है, आप लास्ट में ही लगभग हैं। तो 105 हो चुके हैं, तो चलते हैं 106 की तरफ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंटी मास्क. An anti-mask is a comic or grotesque dance presented before or between the acts of mask. It is a spectacle of disorder which usually starts with precedes the mask. ये एंटी मास्क जिसको बोलते हैं, एक कॉमिक टाइप का डांस होता है, एक ग्रोटेस्क होता है, थोड़ा मतलब हास्यप्रद होता है, थोड़ा सा डांस होता है, जिसको कहाँ प्रेजेंट किया जाता है? बिटवीन द एक्ट्स ऑफ मास्क, मास्क के एक्ट्स के बीच में प्रेजेंट किया जाता है। और इट्स अ स्पेक्टिकल ऑफ डिसऑर्डर, एक प्रकार का इसमें डिसऑर्डर पहले ही देखिए बता दिया गया है कि कॉमिक ग्रोटेस्क टाइप का होता है। ग्रोटेस्क का मीन्स होता है भद्दा। ठीक है, तो एक कॉमिक और ग्रोटेस्क डांस है, तो जाहिर सी बात है कि ये इसमें एक किस तरह का कोई भी प्रकार का ऑर्डर नहीं होगा, बल्कि ये कैसा है, एक डिसऑर्डर यहाँ पे जो है प्रेजेंट होता है। विच यूजुअली स्टार्ट्स आर प्रेसिड्स द मास्क, जिसके जो आपके स्टार्ट्स होते हैं, यानी कि जिसकी शुरुआत होती है, वो प्रेसिड करती है मास्क को। दूसरा है आपका मिथ, अ स्टोरी फ्रॉम एंशिएंट टाइम। एंशिएंट टाइम्स की कोई भी स्टोरी हो सकती है, मोस्टली जो ग्रीक स्टोरी होती है, दैट वाज टोल्ड टू एक्सप्लेन नेचुरल इवेंट्स, जिसमें नेचुरल इवेंट्स को एक्सप्लेन किया जाता है और टू डिस्क्राइब द अर्ली हिस्ट्री ऑफ पीपुल, या जो अर्ली हिस्ट्री थी पीपुल की, उसको डिस्क्राइब किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ग्रीक जो एंशिएंट टाइम है, प्राचीन समय था जो ग्रीक का, उस समय की जो कहानियां हैं प्रकृति से जुड़ी हुई है, उन सब कहानियों को डिस्क्राइब किया जाता है, या पहले के लोग कैसे करते थे, मिथ जिनको बोलते हैं, तो वो ये स्टोरी के अंदर मिलते हैं। जैसे हम प्ले पढ़ते हैं या कोई ड्रामा पढ़ते हैं, तो उसमें बीच में मिथ आ जाती है। जैसे आपने द टेम्पेस्ट पढ़ा, तो फिर द टेम्पेस्ट में आपने पढ़ा कि कैलिबन था, आपने पढ़ा, तो ये कैलिबन कहाँ से आ गया? तो जब आप मिथ पढ़ते हैं तो मिथ से ही लिए गए होते हैं। ठीक है, यानी कुछ ऐसी आपने पढ़ा होगा कि कुछ एंशियन ग्रीक स्टोरी से कोई कैरेक्टर उठा लिया गया और बोला गया कि ये कैरेक्टर यहाँ पे आ गया, तो वो मिथ होती है, यानी प्लेस के बीच में इनको यूज किया जाता है। इट इज मिथ इज नॉट अ प्ले। ठीक है, मिथ इज विद इन द प्ले, यानी प्ले के बीच में मिथ को यूज किया जाता है एज ए स्टोरी। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद है आपका ट्रेजी कॉमेडी। अब ये ट्रेजी कॉमेडी क्या है? देखिए, ट्रेजी मीन्स ट्रेजेडी और कॉमेडी तो कॉमेडी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कॉमेडी है, ये ट्रेजेडी नहीं है। इट इज अ प्ले विद डबल एंडिंग, इसमें डबल एंडिंग है। देखिए, इट्स अ मिंगलिंग ऑफ कॉमेडी एंड ट्रेजेडी, इसमें कॉमेडी और ट्रेजेडी दोनों की मिंगलिंग होती है, यानी मिक्सअप होता है। इन दिस टाइप ऑफ प्लेस द एंडिंग इज हैप्पी फॉर सम कैरेक्टर्स एंड अनहैप्पी फॉर अदर्स। इसमें ऐसी एंडिंग होती है जो कुछ कैरेक्टर्स के लिए तो हैप्पी एंडिंग होती है, लेकिन कुछ दूसरे कैरेक्टर्स के लिए वो अनहैप्पी एंडिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। ठीक है, तो मर्चेंट ऑफ वेनिस ट्रेजी कॉमेडी का एक एग्जाम्पल हो सकता है। इसको आप इसको पढ़ते समय, बल्कि जितने भी टर्म्स मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, इन सबको पढ़ते समय बहुत ध्यान से आपको इनको सुनना है, समझना है और महसूस करना है। ठीक है, जब बिल्कुल रटना नहीं है आपको, आप इस बात को बिल्कुल अच्छे से माइंड में बैठा लीजिए कि मुझे चीजों को रटना नहीं है, समझना है। जब आप समझ लेंगे और जब क्वेश्चंस की सीरीज सॉल्व करेंगे, तो आप यकीन मानिए आपको बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा। भले ही अभी आपको ये बहुत टफ लग रहा है, लेकिन तभी आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा। थोड़ा सा चीजों को समझिए। नाम है ट्रेजी कॉमेडी,
तो जब उसे ट्रेजी कॉमेडी कहा गया है तो ये ट्रेजेडी तो नहीं है तो कॉमेडी ही। तो अच्छा, आप कह रहे होंगे कि जितने भी रिजल्ट्स होते हैं उसमें किसी एक का अच्छा होता है, किसी एक का बुरा होता है। ऐसा नहीं होता है। जो ट्रेजेडी होती है उसमें एंड बुरा ही होता है, वो सबके लिए बुरा होता है। विलन के लिए भी बुरा होता है, हीरो के लिए भी बुरा होता है, लेकिन यहाँ पे ये है तो कॉमेडी, तो इस कॉमेडी में अंत तो अच्छा ही होना चाहिए, लेकिन नाम है ट्रेजी कॉमेडी, तो कुछ अंत ऐसा होता है जो गड़बड़ होता है। यानी कि कुछ कैरेक्टर्स के लिए एंडिंग हैप्पी होती है, कुछ कैरेक्टर्स के लिए जो है एंडिंग होती है वो अनहैप्पी होती है। ठीक है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस रिटन बाय विलियम शेक्सपियर इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ ट्रेजी कॉमेडी। नाउ द नेक्स्ट इज ओड। It is an elaborate and elevated lyric poem addressed to a person or thing or to an abstraction. ये एक elaborated poem है, elevated lyric poem है। ठीक है। elevated lyric poem है, किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को, किसी चीज को, यहाँ तक कि किसी abstraction को भी एड्रेस किया जाता है। What do you mean by abstraction? अमूर्त चीज, जो चीज नजर ही नहीं आती है। देखिए पे लिखा हुआ है, आप देखेंगे abstraction यानी अमूर्तता। अमूर्तता, जो चीज दिखाई नहीं दे रही। जैसे मैंने ये बोला, मैं जीवन को सीधे सीधे मैं लाइफ को एड्रेस कर रही हूँ कि हे जीवन, ओ लाइफ, वेयर आर यू, तुम कहाँ हो। तो ये एक ओड हो गया आपका। ओड में किसको एड्रेस करते हैं? किसी पर्सन को भी कर सकते हैं, किसी थिंग को भी कर सकते हैं, और इवन टू एन ऑब्स्ट्रक्शन को भी कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मेन चीज क्या है? एक लिरिक पोएम है, लेकिन बहुत ही इलेबोरेट होती है, और इसमें पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर पर्सन, किसी पर्टिकुलर थिंग और किसी पर्टिकुलर ऑब्स्ट्रक्शन को एड्रेस किया जाता है, संबोधित किया जाता है। इज दैट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज निगेटिव कैपेबिलिटी। बहुत अच्छे से समझिए, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। द टर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉन कीट्स इन विच ही डिफाइंस अ लिटरेरी क्वालिटी। जॉन कीट्स ने ये टर्म इंट्रोड्यूस किया था। पूछा जाता है निगेटिव कैपेबिलिटी इज रिलेटेड टू, इसके बाद कोई भी 4 पोएट के नेम आपके सामने होंगे एंड यू हैव टू चूज वन ऑफ देम टू हुम दिस इज रिलेटेड। तो निगेटिव कैपेबिलिटी किससे रिलेटेड है? बाय जॉन कीट्स। इन विच ही डिफाइंस अ लिटरेरी क्वालिटी, एक लिटरेरी क्वालिटी बताते हैं। देखिए निगेटिव कैपेबिलिटी, नाम में ही निगेटिव कैपेबिलिटी की मीनिंग छिपी हुई है। ठीक है। द मीनिंग ऑफ निगेटिव कैपेबिलिटी इज हिडन विद इन इट्स नेम, इसके नाम में ही छिपी हुई है। क्या मीनिंग है? विच शेक्सपियर परसेस्ड सो इनॉमरसली, जिसको विलियम शेक्सपियर ने कितनी आसानी से परसेस किया। I mean negative capability, that is when man is capable of being in uncertainties, mysteries, doubts without any irritable reaching after fact reason. देखिए कैपेबिलिटी क्या होता है? योग्यता, क्षमता, मतलब हम इस काम को कर सकते हैं। वी कैन डू, यानी कि व्हेन वी थिंक दैट वी कैन डू, जब हम ये सोचते हैं कि हम इस काम को कर सकते हैं, व्हेन वी थिंक वी कैन डू इट, देन we possess capability. Okay, but what do you mean by negative capability? तो negative capability possessed negative tendencies, जब negative tendencies हमारे अंदर आने लगती हैं, यानी कैपेबिलिटी तो है, कुछ क्षमताएं तो आ रही हैं, लेकिन जो भी चीजें आ रही है वो सारी नेगेटिव हैं। एक होता है कि हम कुछ भी नहीं सोच रहे होते, हम न्यूट्रल होते हैं, हम ये भी नहीं सोच रहे होते कि हम इस काम को कर लेंगे, हम ये भी नहीं सोच रहे होते कि हम इस काम को नहीं कर पाएंगे, बट कभी कभी हमें बार बार ये लगता है कि हम इस काम को नहीं कर सकते, पता नहीं क्या होगा, एक डर सता रहा है, कोई परेशानी सी आ रही है, चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं, अनसर्टेनिटीज बढ़ती जा रही है। जब ऐसा होता है और हम उस रीजन तक, उस फैक्ट तक नहीं पहुंच पाते हैं इनकी वजह से, उसे कहते हैं निगेटिव कैपेबिलिटी। यानी कि वो निगेटिव चीजें वो हमारी कैपेबिलिटी हो गई है, यानी हम कैपेबल नहीं है अफर्मेटिव सोचने के लिए, हम सिर्फ निगेटिव चीजों के लिए कैपेबल हो गए हैं। ठीक है। वी आर कैपेबल फॉर निगेटिव थिंग्स। व्हेन मैन इज कैपेबल ऑफ बीइंग इन, जब मैन कैपेबल होता है किसमें होने का? अनसर्टेनिटीज, यानी कि अनिश्चितता, हम चीजों को लेकर के, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एस्पिरेंट जैसे कि आप सब जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, टीजीटी की, सब यू आर एस्पिरेंट, तो अगर आपके मन में अनसर्टेनिटीज है, पता नहीं क्या होगा भी कि नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा, दैट्स कॉल्ड अनसर्टेनिटीज। मिस्ट्रीज, यू डोंट नो इवन
इवन एनीथिंग अबाउट इट, आपको कुछ नहीं पता, सब एक रहस्य है। डाउट्स, आप यू आर नॉट क्लियर अबाउट इट, आप उसके बारे में क्लियर नहीं है। डाउट विदाउट एनी इरिटेबल रीचिंग आफ्टर फैक्ट रीजन, तो ऐसी कंडीशन जो होती है वो निगेटिव कैपेबिलिटी कहलाती है। तो दो चीजें पूछी जाएंगी एग्जाम में, एक तो इसको डिफाइन किया गया होगा और आपको वन वर्ड में बताना होगा कि व्हाट इज इट, देन यू विल कॉल इट निगेटिव कैपेबिलिटी। और जो नेक्स्ट थिंग है वो ये है कि इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉन कीट्स, ठीक है। तो आप एकदम से माइंड में बैठा लीजिए कि जैसे ही आपको निगेटिव कैपेबिलिटी वर्ड आएगा आपको जॉन कीट्स याद आएंगे, ठीक है। ये बात आपको समझनी भी है और फिर लर्न करके अपने माइंड में सेट करके रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, द टर्म coined by an American painter and poet Washington Elaston and introduced by T.S. Eliot in जैसे हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम 1919। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव एक टर्म है जो कि सीधा सीधा किससे जुड़ा हुआ है, टीएस एलियट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन इसको सबसे पहले जो बताया था वो एक अमेरिकन पेंटर थे और पोएट थे, वो थे ये थे आपके वॉशिंगटन आल्स्टन। लेकिन ये एग्जाम में बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है कि ये टर्म किसके द्वारा क्वाइन किया गया, बल्कि किसने इसको इंट्रोड्यूस किया। तो किसने इंट्रोड्यूस किया था इसको, टीएस एलियट ने अपने एसे में जो इन्होंने लिखा था हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। फिर भी यू शुड नो इट कि ये टर्म किसने क्वाइन किया था, तो ये थे आपके वॉशिंगटन आल्स्टन। खैर, टीएस एलियट ने इस ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम में। बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में कि किसने इसको इंट्रोड्यूस किया इस वर्ड को। जिस तरह से निगेटिव कैपेबिलिटी जॉन कीट्स से जुड़ी हुई है उसी तरह से ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टीएस एलियट से जुड़ा हुआ है। नोट्स बनाते समय आप एक जगह पे लिखेंगे निगेटिव कैपेबिलिटी, फिर डैश करके यहाँ पे लिखेंगे जॉन कीट्स, फिर लिखेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, फिर डैश करके यहाँ पे लिखेंगे टीएस एलियट, ठीक है, याद रखें। देयर इज कंप्लीटली डिपिक्टेड सिचुएशन, क्या है ये आप समझिए। देयर इज अ कंप्लीटली डिपिक्टेड सिचुएशंस और चेन ऑफ इवेंट्स दैट objectifies a particular emotion in such a way as to produce or evoke that emotion in the reader। इसमें सिचुएशन को इस तरह से डिपिक्ट किया जाता है, इस तरह से वर्णन किया जाता है, या इस तरह की चेन ऑफ इवेंट्स यानी घटनाओं की एक ऐसी चेन होती है जो एक पर्टिकुलर इमोशन को स्पष्ट करती है इस तरह से कि रीडर्स के अंदर वो इमोशन इवोक हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। ये है आपका ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, यानी जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ऐसा होता है कि रीडर्स अपने आप को कोरिलेट करते हैं सीधे सीधे उस कैरेक्टर से जो कैरेक्टर वहां पे डिपिक्ट हो रहा है। नेक्स्ट, न्यू क्रिटिसिज्म, द टर्म न्यू क्रिटिसिज्म वाज फर्स्ट यूज्ड बाय J.E. Spingarn and the term came into general use after J.C. Ransom published his The New Criticism 1941। तो इसमें आपको बहुत ज्यादा नहीं कुछ लर्न करना है, सिंपल सा कि न्यू क्रिटिसिज्म ये जो टर्म है इसको किसने यूज किया था, J.E. Spingarn ने, ठीक है। और जनरल यूज में एंड केम इनटू जनरल यूज आफ्टर J.C. Ransom। ये बुक पूछी जा सकती है द न्यू क्रिटिसिज्म, ये बुक है आपकी द न्यू क्रिटिसिज्म, J.C. Ransom की है, ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है, इसको याद कर लीजिए। इरेगुलर रोड, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय अब्राहम काउले इन 1656। तो अब्राहम काउले का नेम आप अच्छी तरह से लर्न करेंगे। अब्राहम काउले ने इरेगुलर ओड को इंट्रोड्यूस किया था इन 1656। नेक्स्ट, रेगुलर ओड और पिंडारी कोड, जो रेगुलर ओड है और या फिर पिंडारी कोड। इट इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंग्लैंड बाय बेन जॉनसन। बेन जॉनसन ने इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया था पिंडारी कोड को या रेगुलर कोड को। इट इज रिटन इन वन स्टैंजा पैटर्न एंड ऑल द इपोर्ट्स इन अनदर, ठीक है। इसमें वन स्टैंजा पैटर्न चलता है और सारे इपोर्ट्स होते हैं एक दूसरे के। पेस्टोरल क्या है, आप पढ़ते हैं ना पेस्टोरल पोएम, तो व्हाट डू यू मीन बाय पेस्टोरल, इट मींस डीलिंग विद द लाइफ ऑफ शेफर्ड्स। जहां पे शेफर्ड सब जानते हैं जो शीप को चराते हैं, शेफर्ड यानी जिनको बोलते हैं हम चरवाहे बोलते हैं हम। तो जो भेड़ बकरियां चराते हैं, स्पेशली भेड़ चराते हैं, भेड़ चराने वाले चरवाहे।
तो जो शेफर्ड्स की लाइफ होती है, पेस्टोरल लाइफ होती है, उसको यहाँ पे शो किया जाता है। एक पीसफुल रूरल वर्ड होता है फॉर रिमूव्ड फ्रॉम द करप्शन ऑफ कंटेम्प्रेरी लाइफ। जो आज की लाइफ है, आज की लाइफ का जो करप्शन है, ये सब टोटली रिमूव होता है वहां पर। बहुत सीधा सा सरल ग्रामीण जीवन वहां पे डिपिक्ट किया गया होता है, वो तो पेस्टोरल पोएम। ठीक है। वन एक्ट प्ले, द वन एक्ट प्ले, ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है, द वन एक्ट प्ले। द वन एक्ट प्ले वाज वेरी पॉपुलर इन 20th सेंचुरी व्हिच वाज गिवन बाय हेनरिक इब्सन इन मॉडर्न टच। 20वीं सेंचुरी में, 20वीं शताब्दी में वन एक्ट प्ले बहुत ज्यादा पॉपुलर रहा। और किसने दिया था इसको? हेनरिक इब्सन ने, मॉडर्न टच। इट डील्स विद अ सिंगल डोमिनेंट सिचुएशन एंड एम्स एट प्रोड्यूसिंग अ सिंगल इफेक्ट एंड प्लेस केम टू एन एंड जस्ट आफ्टर द क्लाइमैक्स। भाई प्ले है तो क्लाइमैक्स तो आना ही आना है, लेकिन चूंकि वन एक्ट प्ले है तो हर चीज बहुत लॉन्ग प्ले नहीं होता है। एक ही एक्ट का अगर है तो देखिए, जब कई सारे एक्ट होंगे तो कई सारी सिचुएशन होगी, किसी एक्ट में कोई सिचुएशन होगी, किसी एक्ट में कोई सिचुएशन होगी। लेकिन अगर वन एक्ट प्ले है तो जाहिर सी बात है एक सिंगल डोमिनेंट सिचुएशन होगी, यानी एक ही स्थिति का वर्णन होगा पूरे प्ले में, लेकिन वो सिंगल सिचुएशन डोमिनेंट होगी। डोमिनेंट समझते हैं ना, मतलब प्रभुत्व वाली, यानी उस सिचुएशन को पूरे प्ले में डोमिनेंट माना जाता है, उसका रोल डोमिनेंट होता है, पूरे प्ले पे उसका प्रभाव रहता है। एंड एम्स एट प्रोड्यूसिंग अ सिंगल इफेक्ट, और एक सिंगल इफेक्ट उसको प्रोड्यूस करना उसका एम रहता है। एंड प्लेस केम टू एन एंड जस्ट आफ्टर क्लाइमैक्स, और क्लाइमैक्स आने के तुरंत बाद प्ले खत्म हो जाता है। पैथेटिक फैलेसी, द टर्म इन्वेंटेड बाय जॉन रस्किन। अब यहाँ पे भी बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को टी.एस. इलियट से रिलेट कर दिया था, उसी तरह से पैथेटिक फैलेसी को देखते ही आप जॉन रस्किन को याद करेंगे। ठीक है, कैसे याद करेंगे ये आप नोट्स बना के अपने हिसाब से कोशिश करिए कि नोट्स बनाएं, और नोट्स बना के आप इसको प्रिपेयर करें। पैथेटिक फैलेसी, a term invented by John Ruskin, who objected to the way in which poets attributed feelings and actions to natural objects. पैथेटिक फैलेसी में क्या था कि एक ऐसा प्ले, मतलब एक ऐसा तरीका जिसमें पोएट्स फीलिंग्स को और एक्शन को नेचुरल ऑब्जेक्ट्स में एट्रीब्यूट करते थे। ठीक है। पैंटोमाइम, पैंटोमाइम इज एक्टिंग on the stage without his speech, using only bodily movement and exaggerated facial expression to mimic, यानी कि जिसको बोलते हैं मूक अभिनय। जिसको बोलते हैं मूक अभिनय, यानी कि सिर्फ एक्टिंग करना और बोलना बिल्कुल नहीं, दैट्स कॉल्ड पैंटोमाइम। ठीक है, विदाउट स्पीच, ओनली बॉडीली मूवमेंट एंड एक्सेग्रेटेड फेशियल एक्सप्रेशंस टू मिमिक। नेक्स्ट, पैथोस, इन राइटिंग, स्पीच और प्लेज, इट इज द पावर ऑफ अ परफॉर्मेंस टू प्रोड्यूस फीलिंग्स ऑफ सैडनेस एंड सिंपैथी। पैथोस एक ऐसी फीलिंग है किसी भी राइटिंग में, किसी भी स्पीच में, किसी भी प्ले में, जहां पे मतलब उस राइटिंग या स्पीच या प्ले के थ्रू जो आपकी ऑडियंस है या जो आपके स्पेक्टेटर्स हैं उनमें फीलिंग ऑफ सैडनेस को प्रोड्यूस करना, उन लोगों में दुख या कष्ट का भाव आ जाए, दैट्स कॉल्ड पैथोस। फिर आपका नेक्स्ट फिर से रिपीट होके आ गया है पैंटोमाइम। पैंटोमाइम इज एन एक्टिंग, सेम है, वही है कि एक ऐसी एक्टिंग होती है जिसमें स्पीच बिल्कुल नहीं होती है, सिर्फ बॉडीली मूवमेंट होते हैं और फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, फीलिंग ऑफ सेक्सुअल डिजायर दैट अ बॉय हैज फॉर हिज मदर एंड द जेलस फीलिंग टुवर्ड्स हिज फादर दैट दिस कॉजेस। Its origin is from Greek story of Oedipus, a play by Cervantes. ओडिपस कॉम्प्लेक्स, देखिए ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स, दो कॉम्प्लेक्स की बात की थी सिगमंड फ्राइड ने, जो कि एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने बोला था, एक बोला था इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, एक बोला था ओडिपस कॉम्प्लेक्स, ओडिपस कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स फीमेल में होती है, यानी गर्ल्स में,
ऑडिपस कॉम्प्लेक्स बॉय में होती है यानी मेल में, ये बॉय की है ये गर्ल की है। तो इसमें इस थ्योरी में कहा गया था कि बॉयज के अंदर यानी जो बॉयज जब बहुत छोटे होते हैं तब यानी कि जो बालक होता है उसके अंदर अपने सॉरी जो आपकी ये आपका जो बेटा होता है बॉय होता है वो अपनी मदर के प्रति सेक्सुअल डिजायर रखता है, ठीक है, और अपनी माँ के प्रति चूंकि रखता है तो अपने फादर के प्रति जेलस फील करता है, ठीक। और इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स बिल्कुल अपोजिट होता है, वो गर्ल्स में पाया जाता है कि वो अपने पिता के प्रति ऐसी सेक्सुअल डिजायर रखती हैं और अपने माँ के प्रति जेलस फीलिंग रखती है। तो इस तरह की जो ये जो थ्योरी थी सिगमंड फ्राइड ने दी थी साइकोलॉजी में, जो कि बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे। तो इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स जस्ट अपोजिट है इससे, और उन्हीं में से एक है ओडिपस कॉम्प्लेक्स। तो फीलिंग ऑफ सेक्सुअल डिजायर दैट अ बॉय हैज फॉर हिज मदर एंड द जेलस फीलिंग टुवर्ड्स हिज फादर दैट दिस कॉजेस, ठीक है। और इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई थी? एक ग्रीक स्टोरी ऑफ ओडिपस, ओडिपस की स्टोरी है, अ प्ले बाय सर्वेंटीज। प्लेटोनिक लव, प्लेटोनिक लव क्या है भाई? इट मीन्स द लव ऑफ आइडिया ऑफ ब्यूटी स्पेशली टू पर्सन्स ऑफ अपोजिट सेक्स दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट, स्पिरिचुअल अफेक्शन। यहाँ पे एक ऐसा लव है, एक ऐसी ब्यूटी है जहाँ पे दो पर्सन होते हैं अपोजिट सेक्स के, यानी कि एक मेल होता है एक फीमेल होता है, और दोनों में एक ऐसा लव होता है, उस लव में किसी भी प्रकार का सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं होता है, और एक स्पिरिचुअल अफेक्शन होता है, ठीक। और जॉन डन इस प्लेटोनिक लव थ्योरी के मास्टर कहलाते हैं, ठीक है। प्लेटोनिक लव इज अ हाई टाइप ऑफ लव, एक प्रकार का एक हाई क्वालिटी लव होता है। इस लव में बिल्कुल भी सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ये लव बोलते हैं कि एक स्पिरिचुअल टाइप ऑफ लव होता है, एक आध्यात्मिक प्रकार का लव होता है, ठीक है। और कौन है जो है जिन्होंने इस थ्योरी को दिया या इस थ्योरी के मास्टर थे? जॉन डन। जॉन डन इज द मास्टर ऑफ प्लेटोनिक लव थ्योरी। इसके बाद है पेंटोमाइम, पेंटोमाइम आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है प्लॉट। द प्लॉट इज अ ड्रामेटिक और narrative works is constituted by its events and actions as order towards achieving artistic and emotional effect. Aristotle called it the soul of tragedy. दो इंपॉर्टेंट चीज, पहली चीज तो ये कि प्लॉट को ही अरस्तु ने कहा था कि सोल ऑफ ट्रेजेडी है। इस पॉइंट को आप बिल्कुल अच्छे से नोट कर लीजिए, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। हाँ, इसको याद रखिए कि प्लॉट के बारे में, प्लॉट क्या होता है, और प्लॉट के बारे में अरस्तु ने एक बात में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग बोला था। वो क्या बात थी? कि प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी। दूसरा इसका मीनिंग, एक ड्रामेटिक आपका ये नैरेटिव वर्क होता है कॉन्स्टिट्यूटेड बाय इट्स इवेंट्स एंड एक्शंस, ठीक है, कि इसमें कौन से इवेंट्स हैं कौन से एक्शंस हैं, एज ऑर्डर्ड टुवर्ड्स अचीविंग आर्टिस्टिक एंड इमोशनल इफेक्ट, जिससे आर्टिस्टिक और इमोशनल इफेक्ट अचीव होता है। इसके बाद है आपका पोएटिक डिक्शन। पोएटिक डिक्शन में है इट मीन्स द चॉइस एंड अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन द लाइन ऑफ पोएट्री। किसी पर्टिकुलर लाइन में कौन सा वर्ड चूज किया जाए, कॉल्ड पोएटिक डिक्शन। पोएटिक लाइसेंस, आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि आपके पास लाइसेंस है, मीन्स यू हैव द फ्रीडम, यानी तुम्हें इस बात की स्वतंत्रता है, तुम इस काम को कर सकते हो, ठीक है। तो पोएटिक लाइसेंस क्या है? एक प्रकार की लिबर्टी होगी, आजादी होगी। जॉन ड्राइडन डिफाइंड द पोएटिक लाइसेंस। जॉन ड्राइडन ने कहा था द लिबर्टी विच पोएट्स हैव अज्यूम्ड टू देमसेल्व्स, जो लिबर्टी पोएट्स के पास, जो लिबर्टी पोएट्स के पास होनी चाहिए, दैट्स कॉल्ड पोएटिक लाइसेंस। इट इज अ justifiable departure from conventional rules of form, fact, logic, etc. as in poetry। जो कन्वेंशनल रूल थे, जो आपके पुराने नियम थे फॉर्म के, एक्ट के या लॉजिक के, उनसे हटकर एक नई लिबर्टी है हर पोएट को कुछ नया लिखने के लिए, ठीक है। दैट्स कॉल्ड पोएटिक लाइसेंस। पोएटिक जस्टिस,
ये टर्म किससे रिलेटेड है? थॉमस राइमर से। थॉमस राइमर 17th सेंचुरी में। इट इज एन आउटकम इन विच वाइस इज पनिश्ड एंड वर्च्यू रिवॉर्ड। वाइस तो वैसे भी पनिश होता है, वर्च्यू रिवॉर्ड होता है। तो ये पोएटिक जस्टिस है, यानी कि एक लिटरेरी लेवल पे आके जस्टिस हुआ कि जो गलत था उसे पनिशमेंट मिला और जो सही था उसको रिवॉर्ड मिला। तो इसको बोलते हैं पोएटिक जस्टिस। ठीक है, यूजली इन अ मैनर peculiarly और इरोनिकली appropriate। प्रॉब्लम प्ले, इट वाज कॉइन्ड बाय सिडनी ग्रंडी। सिडनी ग्रंडी ने इसको क्वाइन किया था और सबसे ज्यादा पॉपुलर किसने बनाया था? नॉर्वेगन प्लेराइट हेनरिक इब्सेंट। ठीक है, जो एक नॉर्वेजियन प्लेराइट थे जिनका नाम हेनरिक इब्सेंट था। बट जॉन गेल्सवर्दी इज कॉल्ड फादर ऑफ प्रॉब्लम प्ले। अब जॉन गेल्सवर्दी इज अ फेमस नॉवेलिस्ट, एक बहुत बड़े नॉवेलिस्ट थे। इज अ फेमस प्ले राइट, एक बहुत बड़े प्ले राइट थे। तो जॉन गेल्सवर्दी आपके सिलेबस में है, इसलिए इनसे जुड़ा हुआ हर एक फैक्ट, हर एक बात आपको थॉरोली पढ़नी है। तो जॉन गेल्सवर्दी को फादर ऑफ प्रॉब्लम प्ले कहा जाता है। ये लाइन आप नोट कर लीजिए। जिस समय आप जॉन गेल्सवर्दी को पढ़ना शुरू करेंगे उस समय भी ये बात आपके लिए रिपीटेड होगी, क्योंकि आपने अभी पहले पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी आपको उससे रिलेटेड नोट्स बनाने हैं। ठीक है, द प्रॉब्लम प्लेज कन्वेंट विद अ स्पेसिफिक सोशल प्रॉब्लम, और इसमें कोई विशेष सोशल प्रॉब्लम को लेकर के प्ले लिखा जाता था। इसके बाद प्री रेफेलाइट्स क्या थे? इट वाज इन 1848 दैट प्री रेफेलाइट्स ब्रदरहुड वाज फॉर्मड इन इंग्लैंड। ये लगभग 1848 की बात है कि इंग्लैंड में प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड आया। अब वो ब्रदरहुड 3 यंग पेंटर्स लेके आए थे। एक का नाम था डेंटे, एक का नाम था गैब्रियल और एक का नाम था डीजे रोसेटी। तो वो किस बात में बिलीव करते थे? आर्ट फॉर आर्ट से, यानी कला के लिए कला। डीजी रोसेटी, विलियम मॉरिस एंड स्विनबर्न आर द नोटेबल पोएट्स ऑफ प्री रेफेलाइट मूवमेंट। एक ये मूवमेंट था और इस मूवमेंट के ये खास व्यक्ति थे। प्रोज, इट्स अ लैंग्वेज ऑफ एग्जैक्ट थिंकिंग एंड एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन विद अनराइम्ड लाइन। जहाँ पे एग्जैक्ट थिंकिंग है और अनराइम्ड लाइन्स है। देखो, अनराइम्ड अगर है यानी कि तो राइम नहीं है पहली चीज। और एग्जैक्ट थिंकिंग क्यों लिखा है? क्योंकि पोएट्री में एग्जैक्ट थिंकिंग नहीं होता है। पोएट्री में इमेजिनेशन बहुत ज्यादा होता है, इमेजिनेशन होता है और कंपैरिजन भी होता है। ठीक, प्रोटागोनिस्ट, इट्स अ मेन कैरेक्टर इन अ प्ले और ड्रामा। किसी प्ले या ड्रामा में जो मेन कैरेक्टर होता है उसको प्रोटागोनिस्ट बोलते हैं। प्रोसोडी, द स्टडी ऑफ द पैटर्न्स ऑफ साउंड्स एंड रिदम्स इन पोएट्री। पैटर्न्स की स्टडी करना, साउंड की स्टडी करना, रिदम की स्टडी करना, दैट्स कॉल्ड प्रोसोडी। रिफ्रेन, अ लाइन ऑफ पार्ट लाइन और पार्ट ऑफ अ लाइन और अ ग्रुप ऑफ लाइन्स दैट इज रिपीटेड आफ्टर अ पोएम। किसी भी पोएम के बाद अगर लाइन को रिपीट किया गया या ग्रुप ऑफ लाइंस को रिपीट किया गया, किसी पार्ट ऑफ लाइन को रिपीट किया गया, तो उसे रिफ्रेन कहा जाता है। रिटोरिक, एरिस्टोटल डिफाइंड पोएट्री एज अ मोड ऑफ इमिटेशन। अब देखिए, इस क्वेश्चन से हटके एक लाइन यहाँ पे आती है पोएट्री को लेके, क्योंकि आप पोएट्री भी पढ़ रहे हैं। तो अरस्तु ने क्या कहा था पोएट्री के बारे में? अरिस्टोटल डिफाइंड पोइट्री एज अ मोड ऑफ इमिटेशन। ठीक है, इसको अच्छी तरह से आप तैयार कर लो। मोड ऑफ इमिटेशन पोइट्री को किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। ठीक है, इट इज अ फिक्शनल रिप्रेजेंटेशन इन अ वर्बल मीडियम ऑफ ह्यूमन बींग्स। एक फिक्शनल रिप्रेजेंटेशन है वर्बल मीडियम का, वर्बल मीडियम ऑफ ह्यूमन बींग्स, थिंकिंग, फीलिंग, एक्शन एंड इंटरैक्टिंग। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। पढ़ने के बाद कुछ आइडिया भी आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल नहीं सीखेंगे। और एक बार कोशिश करेंगे कि मेरे आंसर देने से पहले ही आप आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, उसको वीडियो को पॉज करके आंसर अपना लिख सकते हैं, फिर से वीडियो ऑन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज अ शॉर्ट पिथी इंस्ट्रक्टिव सेइंग। एक छोटी जो एक सूच में बात कहने वाली और इंस्ट्रक्टिव बात होती है। इसमें उस सेइंग में कोई इंस्ट्रक्शन होता है कि आप ऐसा करिए, ऐसा मत करिए, ऐसा करना अच्छा है, ऐसा करना बुरा है, इसे क्या बोलते हैं? ठीक है, ये एक एफोरिज्म होता है। एफोरिज्म कोई भी ऐसी बात है जो कम शब्दों में कही गई एक बहुत बड़ी ज्ञान की बात होती है, गूढ़ बात होती है। ठीक है, एफोरिज्म। नेक्स्ट, द टर्म यूज्ड फॉर द यूज ऑफ एन ओल्ड और ऑब्सोलेट वर्ड। वेरी सिंपल, इसको बोलते हैं आर्किज्म। पहला, ठीक है, आर्क वर्ड पुराने के लिए ही आता है, ARCH।
आर्क वर्ड पुराने के लिए आता है, आर्किक है तो आर्किज्म हो गया, ठीक। और ओल्ड यानी पुराना, ऑब्सोलेट माने जो चलन से बाहर हो, किसी पुराने के लिए आर्किक। एनाम्बिक पेंटामीटर इन इट्स अनराइम्ड फॉर्म इज कॉल्ड, अगर आयम्बिक पेंटामीटर है और अनराइम्ड फॉर्म में है तो इसको ब्लैंक वर्ड्स कहा जाता है, ठीक है। ब्लैंक वर्ड्स में आपने पढ़ा भी था, आप ब्लैंक वर्ड्स डाल के लिख सकते हैं आगे एनाम्बिक पेंटामीटर, और इसके बाद लिखेंगे अनराइम्ड फॉर्म या इन अनराइम्ड फॉर्म। नेक्स्ट है आपका द सेकेंडरी एपिक इज नोन एज, सेकेंडरी एपिक जो होते हैं उन्हें लीजेंडरी एपिक भी कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हियर। ना द महाभारत, द गीता, द रामायण आर नोन एज, ये क्या है, ये एपिक्स हैं। एपिक्स को हिंदी में कहते हैं महाकाव्य। जिन बच्चों को नहीं पता है वो आप समझ ले अच्छी तरह से, एपिक को हिंदी में महाकाव्य कहा जाता है। तो द महाभारत, द गीता, द रामायण आर नोन एज एपिक्स, ओके। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और अपने सुझाव या जो भी आप कहना चाहते हैं आपको क्लास कैसी लगी ये आप कमेंट सेशन में जरूर बताएं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू।